शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर मात्रा शीति अध्याय। देखो इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या बताया है। क्या है मात्रा एंड देन अशित्य। मात्रा इज व्हाट? मात्रा इज अमाउंट। अमाउंट ऑफ व्हाट? किसका अमाउंट? तो बोला अशित्य, अशित का अमाउंट। अशित यहाँ पे आहार को डिनोट करता है। आहार का मतलब फूड। अशित वैसे कि क्या होता है? आहार का एक टाइप है। आहार के 4 प्रकार बताए आचार्य चरक ने भी और सुश्रुत ने भी। ठीक है, उसके अंदर अभी अपन डीप में नहीं जाएंगे। अशित क्या है उनमें से एक चीज़ है। तो यहाँ पे बोला कि मात्रापूर्वक खाओ। किसको खाओ? अशित को, मतलब कि आहार को। तो जो आहार जो हम खाना खा रहे हैं उसको मात्रापूर्वक लेना है, मतलब जितना क्वांटिटी नीडेड है उतना ही लेना है। उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। अब अगर ऐसा नहीं करते हैं, कम में खाते हैं, अगर मात्रापूर्वक नहीं खाते हैं तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है ना कि या तो बहुत कम खा लिया या फिर बहुत ज़्यादा खा लिया। तो कम खाने से क्या होगा वो बताएंगे। ज़्यादा खाने से क्या होगा? 4 तरह के रोग इसके अंदर मेंशन है कि ये 4 चीज़ें तुम्हें होगी। कौन कौन से होगी वो भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको कि मनुष्य को सर्वकाल हमेशा मात्रापूर्वक भोजन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मात्रा अग्नि को प्रवृत्त कराने वाली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो मात्रा स्यान मात्रा ही अग्नि प्रवर्तिका। मात्रा ही क्या होती है? वो अग्नि को प्रवृत्त करती है। इसमें चरक सूत्र जो 5 है उसके अंदर एक ऐसी और लाइन है। क्या कहा कि मात्रा शी स्यात्, मतलब मात्रा पूर्वक खाओ। क्यों? क्योंकि आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षिणी। आहार की जो मात्रा है वो अग्नि की अपेक्षा करती है। भाई सिंपल सा मतलब ये है कि आप जितना खाना खाओगे उसका अमाउंट, कितना खाना खाओगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी भूख लगी है। और भूख को हम यहाँ आयुर्वेद में किससे डिनोट करते हैं? अग्नि से करते हैं ना। तो बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि आहार की जो मात्रा होती है वो अग्नि बल की अपेक्षा करती है। ये कंसेप्ट नंबर 1 है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार पूछते हैं कि आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करेगी। सीधा एमसीक्यू में आ जाता है, उस वक्त एकदम दिमाग में नहीं चलता कि क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आहार अग्नि की अपेक्षा करता है। अब आगे देखो कि अगर गुरु और लघु द्रव्य है तो उनको अपन को कितना खाना चाहिए। एक तो चीज़ हो गई अग्नि की कितनी भूख है। दूसरा आप कितना खाओगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपको खाना क्या दिया जा रहा है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भारी हो तो उसको हम थोड़ी बहुत ज़्यादा खाएंगे, जो बिल्कुल खाते ही जाएंगे। जैसे लड्डू दे दिए वो सर्दी वाले, तो उसको थोड़ी 4-5 खा जाओगे बिल्कुल। तो उसको तो मात्रा में ही खाना पड़ेगा ना। जितना वो कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हैवी होगी हम उसको उतना कम खाते हैं। इज दैट राइट? है ना। इसी यही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आचार्य अपन को बता रहे हैं कि गुरु और लघु द्रव्य उसके अकॉर्डिंग आपको कितना खाना चाहिए। तो बता रहा है कि गुरु द्रव्यों को अर्ध सौहित्य पर्यंत खाओ। कैसा? गुरुणाम अर्ध सौहित्यम। 2 होते हैं, एक तो गुरु होता है एक लघु होता है। ठीक है, गुरु को कैसा? आधी तृप्ति तक, मतलब जितना आपको लगता है इतना मेरी डाइट है उससे आधा लेना है। तो गुरु को खाओ अर्ध सौहित्य। लघु को कैसा खाओ? न अति तृप्ति। अति तृप्ति पर्याप्त नहीं खाना चाहिए। देखो ना अति तृप्तिता बोला है ना कि जिससे पूरा एकदम पेट भर जाए ना, सेटिस्फेक्शन आपको हो गया, आपका पेट भर गया, आपकी जितनी नीड थी वो सारी पूरी हो गई, बस वहाँ पे स्टॉप कर दो, उसके आगे नहीं जाना, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी। तो लघु को न अति तृप्ति तक, जी एस गैस याद रख लेना। एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि गुरु को कैसे खाना है? अति न अति अर्ध सौहित्य, और लघु को कैसे खाना है? न अति तृप्ति पर्यंत। अब देखो, अब अगर अपन इसे नहीं खाते हैं तो क्या होता है? हमने बोला ना 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आहार को मात्रापूर्वक नहीं खाते हो तो अमात्रापूर्वक खाते हो। तो अमात्रा तो 2 तरह की हो जाएगी। कैसी? या तो बहुत कम खा लो या फिर बहुत ज़्यादा खा लो। तो अगर बहुत कम खाओगे तो देखो क्या होगा कि हीन मात्रा में किया गया भोजन न बल के लिए होता है, न शरीर के उपचय के लिए, न ओज के लिए, और सभी प्रकार के वातज रोगों का हेतु और बनता है। बिल्कुल वही बात है। अगर खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? धातुएं नहीं बनेगी, शरीर की पुष्टि नहीं होगी, धातुएं नहीं बनेगी। और अगर धातु नहीं बनेगी तो धातु का जो सार होता है ओज, वो भी नहीं बनेगा, तो उसके लिए भी हितकारी नहीं है। और अगर ये सारे कम मात्रा में हैं, अगर ये धातुओं का ह्रास हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा वातज रोग होते हैं। जहाँ जहाँ क्षय होता है वहाँ वहाँ वात बढ़ेगी, किसी भी चीज़ का क्षय होता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है इसके अंदर कि हीन मात्रा भोजन से वातिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब देखो, अब बोला कि अति मात्रा में अगर भोजन किया तो उससे क्या होगा? उससे यहाँ पे बताएंगे कि 4 रोग होंगे। अल्सक होगा, विसूचिका होगा, आम विष बनेगा। ठीक है, चौथी चीज़ अजीर्ण। ये 4 चीज़ें आपको होगी। ये 4 ही चीज़ें इस पूरे चैप्टर में बताएं कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर बताया जाएगा। तो हीन मात्रा में अपन ने देख लिया कि वो ओज के लिए, बल के लिए, पुष्टि के लिए हितकारी नहीं है, वात रोग करेगा। और अति मात्रा में क्या करता है? वो शीघ्र ही सभी दोषों को कुपित करता है। सभी दोष मतलब वात पित्त कफ, तीनों को ये कुपित करने वाला होता है।
ये तो सिर्फ वात को करेगा, लेकिन अति मात्रा में अगर भोजन करोगे तो ये वात पित्त कफ को भी कुपित करेगा। इसलिए बोलते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित। कम खा लिया तो एक बार चलेगा कि वात ही बढ़ रही है, लेकिन इससे तो तीनों दोष कुपित हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसको पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज़ पता लगे कि यहाँ पे ये क्या बताया, ये पूरा पैथोजेनेसिस बताया है। किसका? अल्सक रोग का। यहाँ पे जो फर्स्ट रोग अपन ने देखा था ना, इससे अल्सक रोग होगा, वो किस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, आम कैसे बना, उससे दोष कैसे कुपित हुए, फिर ये अल्सक रोग कैसे उत्पन्न हुआ, ये हमारे लिए इतना टफ क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में है। देखो क्या बोल रहा है कि उस अतिमात्रा अजीर्णता को प्राप्त हुए। अतिमात्र जो भोजन था ना, अतिमात्र दुष्ट आम अन्न से पीड़ित होते हुए एक साथ कुपित होकर उसी आम अन्न में प्रविष्ट होकर अन्न को स्रोतस में विष्टंबित करते हुए, अवरुद्ध करते हुए अल्सक रोग को उत्पन्न करता है। कुछ नहीं है, अपन ने क्या किया, अति मात्रा में भोजन किया। ठीक है, अति मात्रा में भोजन किया तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए अग्नि की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं थी। ठीक है, तो डाइजेशन नहीं हुआ, तो कुछ जो पार्ट है वो तो डाइजेस्टेड रहा, लेकिन उसमें से कुछ एक पार्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी रहा। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ना, इसी को यहाँ पे आम बोला है। यही क्या है, आम है। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उसको हम आम बोलेंगे। जो अपक्व आहार रस निर्मित होता है भोजन के बाद में, उसको हम बाम बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ पार्ट जो है वो तो डाइजेस्ट हो गया, कुछ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे अन्न के साथ में, इसको किसके साथ खाया अपन ने, अन्न के साथ में खाया ना, तो ये अन्न के साथ में आमाशय के अंदर पड़ा है। अब ये जो आम जो है अनडाइजेस्टेड जो था, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई आचार्य ने कि ये चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। तो क्योंकि ये स्टिकी होता है तो ये क्या करता है, आमाशय में जाकर के चिपक जाता है ना, तो वहाँ से हिलता नहीं है ना, तो उसका डाइजेशन होता है पूरी तरीके से, क्योंकि अपने पास अग्नि ही नहीं है ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा ना वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब कि अगर बॉडी उसको निकालना भी चाहे इस कंडीशन में, अगर अल्सक की बात कर रही हूँ मैं, अगर अल्सक की कंडीशन है तो उसके अंदर ना तो उसको वॉमिटिंग से निकाल सकते हैं, ना उसको फीसिस के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं अपन, ना उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें इसके अंदर नहीं होगी, ना पाचन हो रहा है, ना वमन से निकलेगा, ना विरेचन से ये बाहर निकलेगा। तो इस चीज़ को हम अल्सक बोलते हैं। अल्सक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आलसी होकर के पेट के अंदर पड़ा रहता है। अल्सक आया आलसी से, अल्सक से आलसी याद रखना, आलसी का मतलब जो हिले नहीं, तो जो पेट में जाकर के चिपक जाए, तीन चीज़ उसके अंदर नहीं होगी, ना तो उसका पाचन होगा। ठीक है, पाचन मतलब अब्जॉर्प्शन, ना बॉडी के अंदर वो अब्जॉर्ब होगा, ना वो बाहर निकलेगा, बाहर दोनों रूट से नहीं निकलेगा, ना तो उसकी वॉमिटिंग द्वारा उसको बाहर निकाल सकते, ना फिर उसको फिसिस के थ्रू उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अल्सक। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेम चीज़ यहाँ पे जो आम बना ना, वैसे तक सेम टू सेम बनेगा, लेकिन कुछ लोगों का कोष्ठ जो होता है वो बहुत मृदु होता है, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, उनका जो बॉडी होता है ना, वो जैसे ही आम डिटेक्ट हुआ सिस्टम के अंदर, वो तुरंत उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, या फिर उनको लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। तो वो वमन और विरेचन से अगर वो दोष, आम दोष बाहर निकल जाए, तो उस रोग का अलग नाम हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं कि ये है विसूचिका। ठीक है, यही चीज़ इस पैराग्राफ के अंदर बताइए, वापस पढ़ना इसको। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। जब अधः और ऊर्ध्व मार्ग से उस आम और दुष्ट अन्न को दोष निकालते हैं तो उस विसूचिका रोग असंयमी पुरुष में उत्पन्न कर देते हैं, तो उसको विसूचिका बोल देंगे। अगर आम जो होता है अन्न के साथ मिला हुआ है, अगर वो नहीं निकलेगा, आलसी होकर पड़ा रहेगा, तो वो अल्सक। लेकिन अगर वो निकल जाएगा, ठीक है, तो हम उसको विसूचिका बोलेंगे। निकलेगा कैसे, दो मार्ग से, या तो ऊर्ध्व मार्ग से मतलब कि वमन के द्वारा, या फिर अधः मार्ग से यानी कि विरेचन के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्सक के लक्षण बताए हैं कि ये जो अल्सक मैंने बताया ये कैसा होता है। क्या होता है कि ये अपक्व आहार न तो ऊपर की ओर जाता है, न नीचे की ओर जाता है, न इसका पाचन होता है। मैंने बोला ना, तीन चीज़ें हैं इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, वो आमाशय में ही अलसी भूत होकर के, मतलब निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है, इसलिए हम उसको अल्सक बोलते हैं। आलसी होकर पड़ा रहता है इसलिए अल्सक बोलते हैं। अब हम देखेंगे विसूचिका। विसूचिका को क्या बोला है कि वायु आदि दोषों के अत्यंत प्रकोप से विभिन्न प्रकार की वेदनाओं के उत्पन्न होने से शरीर में ये दोष सुई चुभोने जैसी पीड़ा करते हैं। सूची भीरव गात्राणी, अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सूची भीरव गात्राणी किसका लक्षण है, तो ये विसूचिका का लक्षण है। सूची का मतलब सुई होता है, तो ऐसा रोग जिसके अंदर सुई चुभोने जैसी पीड़ा हो। तो देखो इसके दो कैरेक्टर्स आ गए अपने पास। मेन कैरेक्टर क्या था कि इसके अंदर वमन विरेचन भी होगा। ठीक है, दूसरा इसका क्या था कि इसके अंदर सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है पूरे शरीर के अंदर, तो ये हो गया विसूचिका।
तो ये हो गए विसूचिका के सामान्य लक्षण। क्या था कि सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होती है। अब कुछ से होते हैं जो विशेष लक्षण होते हैं। विशेष लक्षण का मतलब क्या होता है? एक तो सामान्य, सामान्य का मतलब वात पित्त कफ कोई भी दोष से हो वो, ये इस रोग के अंदर पाया ही जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं कि अगर विसूचिका के अंदर स्पेशली वात को पित्त होगा तो कैसे लक्षण, पित्त होगा तो कैसे लक्षण, तो दोषानुसार जो लक्षण आते हैं उनको हम विशिष्ट लक्षण बोलते हैं। तो हमने सामान्य लक्षण देख लिए, अब आगे विशिष्ट लक्षण दिखाएंगे। देखो क्या कह रहा है विशिष्ट लक्षण के अंदर, वात पित्त और कफ इन तीनों के लिए अलग अलग होगा। सबके लिए एक निमोनिक याद कर लो, क्या कि सबका जप, बीके को स्मॉल लिखेंगे, बकवास। कि अगर किसी को विसूची का रोग हो जाए तो अगर कितना भी कोई जप तप कर ले सब बकवास में जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि वमन विरेचन द्वारा उसकी शुद्धि करा करके पूरी तरीके से उसकी चिकित्सा नहीं करी जाए, तब तक सबका जप बकवास जाएगा। तो ये ट्रिक है, याद करना। क्या है वात के लिए, क्या बोला, शूल ब्रह्म अनाकंप और स्तंभ है ना, तो एस से शूल और स्तंभ, फिर बी से भ्रम, फिर कंप, उसके बाद में आना। पित्त के अंदर है ज्वर है, अतिसार अंतर्दाह यहाँ आ जाएगा। पी से प्यास, पी से प्यास और प्रलय, ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें आ जाएगी। उसके बाद में कफ, कफ के अंदर बीके को छोड़ दो, VAS वास से याद करो। वास से क्या है, वमन वाणी में रुकावट। ए से अंग गौरव और एस से स्टीवन, ठीक है, बार बार स्टीवन का मतलब बार बार जो थूकते हैं ना, उसको स्पिटिंग जो करते हैं उसको हम स्टीवन बोलते हैं। तो ये वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग सारे लक्षण आ गए, ठीक है। इस ट्रिक को याद कर लेना, ये निमोनिक याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये तुम्हारे प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें तो ऐसा पीजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं पूछते, क्योंकि ये सारे लक्षण वैसे ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि वात पित्त कफ के आते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्सक के अंदर ये विशेष स्थिति, अब ये जो है ना ये पूरा बस वही बात बता रहा है कि इसके अंदर अल्सक के अंदर क्या होता है, दोष आलसी होता है। आलसी होता है तो वो किसके स्टमक के अंदर ही, स्टमक मतलब आमाशय के अंदर ही वो पड़ा रहता है। तो जब वो पड़ा रहता है ना तो वो कुछ ऐसे सारे जो ऊपर वाले जो सिम्टम्स बताए ना वो सारे करता है। अपन ने क्या बोला कि अल्सर के लिए तो सामान्य बता दिया, अल्सर के लिए हमने विशेष लक्षण नहीं बताए, यहाँ पे विसूचिका के बताए। तो अल्सर के इसलिए नहीं बताए कि आचार्य कह रहे हैं कि विसूचिका में जो है ना एज इट इज सेम ऐसे कैसे अल्सर में आएंगे, लेकिन क्या नहीं आएगा, वमन और अतिसार, ये दो लक्षण इसमें नहीं आएंगे। बाकी वही बात के अंदर जो इतनी सारी चीज़ें बताई, ये वमन और अतिसार किस में, कफ और पित्त के अंदर आ रहा था ना, बस वो दो सिम्टम नहीं आएंगे, बाकी सारे इसके अंदर भी आएंगे। तो अल्सर के अगर लक्षण आपसे पूछे तो आप ये विसूचिका के लक्षण भी लिख सकते हैं, बस उसके अंदर ध्यान ये रखना कि वमन और अतिसार अपन को नहीं लिखना। अब देखो अल्सर के अंदर भी एक कंडीशन है जहाँ पे ये रोग को असाध्य बना देती है, मतलब ये इसकी क्रॉनिक कंडीशन है। अगर अल्सर बहुत टाइम तक रहा तो ये चीज़ हो जाएगी, क्या होगी कि इसको दंड अल्सर बोला। क्या है कि दुष्ट आम के कारण स्रोतस जो होते हैं वो अवरुद्ध होते हैं। आम दुष्ट आम जब होता है मतलब कि अनडाइजेस्टेड अगर मटेरियल कोई है तो वो अगर बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर अच्छी तरीके से डाइजेस्टेड मटेरियल होगा तो अब्जॉर्प्शन के बाद में उसका एसिमिलेशन होता है, लेकिन अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो इस तरह से ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में है तो उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रहेगा और अलग अलग चैनल्स, जिस चैनल में जाएगा वहाँ पर जाकर के वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। आयुर्वेद में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इवन डायबिटीज़ जो है उसका भी रीज़न यही बताते हैं कि आम दोष से होते ही सारी व्याधियाँ। कैसे कि अगर ये ब्लड के अंदर ऐसे घूमता, ब्लड स्ट्रीम में चलता चलता आपकी अगर कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, कहीं जा करके अगर प्लेग कर देता है तो हम उसको कार्डियक डिजीज़ के नाम से बोल देते हैं कि ये सारी कार्डियक डिजीज़ जो है वो इसकी वजह से हुई है। तो हमें इस आम दोष का पाचन करना है। डायबिटीज़ में कैसे कि अगर ये चलता चलता पैंक्रियाज के किसी डक्ट के अंदर जाकर के वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है तो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा और इवेंचुअली डायबिटीज़ हो जाएगी। तो सारे जो डिजीज़ है, सारे जो रोग हैं, उन सब का कारण यहाँ पे आम दोष को ही माना जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब होने के बाद में चैनल्स को ब्लॉक करेगा और फिर बाद में रोक करेगा। तो यहाँ पे स्रोतस अवरुद्ध हुए ना, इसी को ही बस ये जो चैनल्स को ब्लॉकेज कर रहा है ये इसी को ही बोला है स्रोतस अवरुद्ध हुए हैं। तो क्या हुआ, तो अत्यंत दुष्ट दोष तिर्यक गमन करते हुए संपूर्ण शरीर को डंडे के समान स्तंभ मतलब कि जकड़ लेते हैं। वही है तिर्यक गमन करते हुए, तिर्यक का मतलब शाखाओं में जाता है, शाखा मतलब अपने हाथ पैर, हर जो सारी धातुएं हैं और हाथ पैर जो है उन सब के अंदर जाएगा ये दोष। पूरा ब्लड स्ट्रीम तो हर जगह है ना, सप्लाई तो हर जगह जा रही है, तो सप्लाई के साथ में आड़ा तिरछा जा रहा है, ये जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई है वहाँ वहाँ जाएगा।
तिर्यकमन करेगा और सबके अंदर ब्लॉकेज, पूरे सारे चैनल्स के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगा। उसको हम बोलते हैं कि इसको स्तंभित कर देता है। ऐसा कब होगा? जब आम दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, जब उसकी काम करने की जो पोटेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो कब होगा? वो डिजीज़ की क्रॉनिसिटी से पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम हो गया। अगर अल्सर को ट्रीट हमने नहीं किया, बहुत टाइम हो गया, तो वो आम दोष और ज़्यादा डोमिनेंट हो गया, वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो वो और ज़्यादा अक्यूमुलेट भी होने लग गया। जब वो बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन उसका हो गया तो हम बोलते हैं कि शरीर जो होता है वो डंडे की तरह जकड़ गया है, इसलिए हम इसको बोला कि दंड डाल सक। अब क्या करते हैं कि इसको आशुकारी, आशुकारी मतलब आशु मतलब बहुत तीव्र काम करने वाला, ये क्या काम करेगा? ये बॉडी को मारने का काम करेगा। तो यहाँ पे आशुकारी का मतलब है जो शीघ्र मृत्यु प्रदान करे। इस रोग को हम दंडाल्सक बोलते हैं। इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए का क्या मतलब है? इसको ट्रीट ही मत करो। इसका ट्रीट करोगे तो रोगी ठीक तो होगा नहीं, साथ में अपयश मिलेगा सो अलग। मतलब इसको करने के बाद में इंसान मरेगा, ये तो तय है, क्योंकि ये असाध्यता की तरफ जा चुका है। और असाध्य रोगों का हम ट्रीटमेंट नहीं करते, चैप्टर 1 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने अल्सर देखा, विसूचिका देखा, फिर इन दोनों के विशिष्ट लक्षण देखे। ठीक है, अल्सर के अंदर एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसे हम दंड अल्सर बोलते हैं। या आपसे प्रॉफ में पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था, अब तो आपके 5 मार्क्स का ही आता है। तो हो सकता है पूरा अल्सर आपको अगर बताए कि इसको डिस्क्राइब करो, तो दंड अल्सर को भी उसके अंदर ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज़, पहले अपन ने अल्सर देखा, फिर हमने विसूचिका देखा, तीसरा मैंने क्या बोला था कि आम विष भी आएगा। आम विष आ गया। देखो आम विष कैसे होता है, बिल्कुल वही है, आम बन गया और आम की जो आम बना था ना उसकी लेटेस्ट स्टेज है आम विष। तो आम जो बना हुआ पड़ा रहता है उसको हम ट्रीट नहीं करते, उसका हम दीपन पाचन नहीं करते, बाहर नहीं निकालते, तो फिर वो आम विष विष में कन्वर्ट हो जाता है, वो पॉइजनस हो जाता है बॉडी के लिए। यही चीज़ आम विष है। इसका जो निदान है, ये 3 चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आम विष बनता कैसे है। जो विरुद्ध भोजन करते हैं, जो अध्यशन करते हैं, अध्यशन मतलब क्या है? अधि। अध्यशन कैसे बना? अधि और अशन, यण संधि आ गई इसमें। अधि और अशन, अधि मतलब ऊपर, अशन मतलब खाना, खाने के ऊपर खाना खाना, मतलब कि कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसके बाद में वापस दूसरा मील ले लेना। एक मील डाइजेस्ट नहीं हुआ और दूसरा मील ले लेना, उसको हम बोलते हैं अध्यशन। ये थोड़ा खाया, फिर थोड़ा और खा लिया, फिर ब्रेकफास्ट भी कर लिया, उसके बाद में फिर वो ब्रंच वो भी कर लिया, फिर बाद में लंच और ले लिया। हालांकि ब्रंच कब करते हैं? जब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों नहीं करते, उन दोनों की जगह पे एक मील अपन लेते हैं, तो उसको ब्रंच बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे सारे दिन खाते रहते हैं, टाइम ही नहीं देते उसको मूव होने का, इवन लोग थोड़ा सा पेट से हिले तो सही, उसका भी टाइम नहीं मिलता। तो जब खाने के ऊपर खाना खाते रहते हैं तो क्या होता है? अध्यशन, इसको बोलते हैं अध्यशन, और इससे आम बनता है अध्यशन। और फिर अजीर्ण, 3 चीज़ें हो गई। जो विरुद्ध भोजन करेगा, विरुद्ध भोजन अपन ने किस में लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस किस के साथ क्या क्या विरुद्ध है, वो खाओगे या फिर अध्यशन करोगे, बहुत खाने के ऊपर खाना खाते रहोगे, या फिर अगर आपको अजीर्ण है उसके बाद में भी खाओगे, आपको पता है कि पहले से खाना जो खाया हुआ है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी खाओगे। तो ये 3 रीज़न हैं आम विष के। ये 3 रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं। ठीक है, कि आम विष के क्या क्या कारण होते हैं, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं इसको, तो इसको ध्यान रखना। इन सब से क्या होता है? आम विष उत्पन्न होता है। क्या है? इन सब से उत्पन्न होने वाले विष के समान लक्षणों वाले अति कष्टदायी विष संज्ञा वाले आम दोष की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। किसकी नहीं करनी? दंड अल्सक की नहीं करनी, आम की करनी है। लेकिन आम विष अगर हो जाता है, अगर उसको बहुत टाइम हो गया है, ये तीनों चीज़ें किसी के अंदर प्रेजेंट हो, जो विरुद्ध भी खाए, जो अध्यशन भी करे, जो अजीर्ण में भी भोजन कर रहा है, और उसको आम भी है और उसको आम बहुत टाइम से है, तो वो आम विष में कन्वर्ट हो गया है, ऐसा समझो, बॉडी के अंदर पॉइजन बन गया है। अब अपन को उसको ट्रीट नहीं करना है क्योंकि वो असाध्य की तरफ चला गया। ठीक है, इसको ट्रीट क्यों नहीं करना चाहिए? इसका एक रीज़न यहाँ पे आगे दिया कि देखो, एक तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये असाध्य है, दूसरा चीज़ आप इसको ट्रीट कर भी नहीं सकते क्योंकि ये विरुद्ध उपक्रम वाला है। उपक्रम चिकित्सा का पर्याय होता है, इसमें विरुद्ध चिकित्सा होगी। विरुद्ध चिकित्सा कैसे? समझो, इसमें एक है आम, दूसरा है विष। ठीक है, आम कैसे बना था? हमने बोला कि अग्नि प्रॉपर नहीं है, अग्नि अगर प्रॉपर नहीं है तो वो फूड जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो कच्चा है। कच्ची चीज़ को पकाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? उसको उष्ण उपचार देना पड़ेगा। मतलब इसमें जो हम मेडिसिन देंगे वो उष्ण वीर्य की देते हैं, जो दीपन पाचन करेगी उसका। ठीक है, ताकि वो जो कच्चा जो आम है उसको पचा ले और वो बॉडी आराम से अब्जॉर्ब कर ले। ये तो हो गया आम का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़ आती है विष। विष को हमने बोला था फर्स्ट चैप्टर से, बोल रही हूँ पहले दिन से, कि विष को आप हमेशा को रिलेट करोगे पित्त से।
पित्त मतलब उष्ण। तो विष के अंदर जो भी चिकित्सा हम करते हैं ना, वो हम शीतल चिकित्सा करते हैं। कोई भी द्रव्य अगर देंगे तो ऐसा देंगे जो कि शीत प्रकृति का होगा, क्योंकि विष की अपनी नेचर उष्ण है, तो इसलिए इसमें शीत उपचार करेंगे। तो देखो अब इसमें कैसे अपन ट्रीटमेंट करेंगे, उष्ण शीत दोनों आ गए। अगर अपन कोई गर्म मेडिसिन देते हैं तो वो आम को तो ठीक कर देगी, लेकिन वो विष को बढ़ा देगी, वो इंसान को मार देगी। अगर हम विष की चिकित्सा करते हैं, उसको ठंडी चीज़ें देंगे, तो अग्नि तो और कम हो जाएगी, तो जो आम ये बना हुआ वो तो है और बढ़ने लग जाएगा। तो कुल मिला करके इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, ये विरुद्ध उपक्रम इसका रीज़न है। विरुद्ध उपक्रम को आप चाहें तो इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने आम विष देख लिया। दो चीज़ें ऐसी देखी कॉम्प्लिकेशन, कि दंड अल्सक होता है, एक आम विष होता है जिसकी हमको चिकित्सा नहीं करनी है। तो चिकित्सा करें किसकी, कि भाई अल्सक की करो, विसूचिका की करो। देखो कैसे करो। अल्सक में क्या चिकित्सा करोगे, अल्सक रोग अगर साध्य होता है तो अलसीभूत आम को शीघ्र ही वमन द्वारा बाहर निकलना चाहिए। तो क्या है, इसके अंदर अपन ने देखा था ना कि बाहर नहीं निकलता। कैसे नहीं, अपने आप तो नहीं निकलेगा वो, तो अपन को निकालना पड़ेगा ज़बरदस्ती खींच करके। तो अपन को इसके अंदर वमन कराना है। इसमें याद करो कि जब आलसी अगर कोई हो जाता है तो हम उसको BSF में भेज देते हैं कि जा तो सेना में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाओ, तो वहाँ पे वो सब इसको सीधा कर देते हैं। तो BSF याद रखना। B से है वमन, ठीक है। S से स्वेदन और F से फलवर्ती, ये 3 इसकी चिकित्सा। अल्सक की चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्सक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने का क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, और ये हमारे टाइम में भी ये पूछा गया था अल्सक की चिकित्सा वाला क्वेश्चन। तो उसको अच्छी तरीके से याद रखना। क्या करोगे, 3 काम करोगे। BSF भेजोगे उसको। B से वमन, S से स्वेदन और F से फलवर्ती। फलवर्ती मतलब सपोजिटरी होती है जो एनल रीजन के अंदर हम लगाते हैं, मैंने तुम्हें बताया था 4th चैप्टर के अंदर, याद करो। तो B से वमन। अब वमन भी जो कराना है ना, उसके भी द्रव्य बता दिए कि कैसे कराना है वमन। तो यहाँ देखो, शीघ्र वमन द्वारा बाहर निकालने चाहिए। वमन करवाने के लिए वचा लो, पटु मतलब लवण लो, और फल लो। इसको मिला करके किसके अंदर मिलाओगे, गर्म पानी के अंदर मिलाओ, वो पिलाओ, और उसके बाद में उसको वमन कराओ, ठीक है। मिलाओ, पिलाओ और वमन कराओ। किससे, ये 3 चीज़ों से, वचा, पटु और फल से। फिर इसके बाद में स्वेदन कराओ। मल और वात का अनुलोमन करने वाली फलवर्ती का प्रयोग करो। इसमें बस फलवर्ती याद रख लोगे तो वो काफ़ी है। इसमें ये जो ड्रग है ना, ये जो व म न है, इसी के अंदर इसकी ट्रिक है। कैसे है, व म और न। अब कोई अगर आपसे पूछे कि अल्सक के अंदर वमन कराते हैं तो उसके अंदर कौन सी ड्रग का यूज़ करोगे, तो क्या बोलोगे भाई, व से तो वचा, म से बोलोगे मदन फल, और न से नमक। उसमें नमक मत लिखना, पटु लिख सकते हो या फिर लवण लिख सकते हो, ठीक है, याद करने के लिए है। तो ये आ गया, इसके नाम में इसकी ट्रिक है, वमन। तो अल्सर की चिकित्सा तुम्हें पता चल गई। BSF से कराएंगे, B से वमन, स्वेदन और फलवर्ती। वमन में भी व म न, वचा, मदन फल और नमक, इन तीनों से वमन कराना है। अब देखो विसूचिका। विसूचिका का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्ष्ण्यो दाह प्रशस्यते, किसकी चिकित्सा है, जिसमें पार्ष्णी के अंदर, पार्ष्णी मतलब एड़ी, एड़ी को जलाते, अग्निकर्म करते हैं इसके अंदर। विसूचिका के अंदर हम अग्निकर्म वाली चिकित्सा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर संशोधन तो नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। संशोधन ऐसे याद करो, संशोधन कराएंगे हम, लेकिन इसमें ऐसे याद करो, विसूचिका के अंदर भाई वमन और विरेचन दोनों ही हो रहा था, है ना। तो अगर पहले से हो रहा है तो कोई इतना ज़्यादा चिकित्सा में इफेक्ट उसका पड़ेगा नहीं। इसके लिए अपन को कुछ स्पेशल प्रोसीजर करने पड़ेंगे। विसूचिका देखो बहुत स्पेशल है। पहली बात तो इसमें वमन विरेचन दोनों होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है जो जनरली किसी डिजीज़ में नहीं देखी जाती। तीसरा, इसकी चिकित्सा वो भी अनोखी है। क्या बताया, चिकित्सा के अंदर पार्ष्णी में मतलब एड़ी के अंदर अग्निदाह करो, अग्निकर्म करो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये किस में करते हैं, ये विसूचिका के अंदर करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताई है कि जिस दिन विसूचिका उत्पन्न हुआ है उस दिन रोगी को उपवास कराओ, और विरेचन कराए गए जो रोगी होते हैं उसके समान उसका उपचार कराना है। कि जिस दिन ये हुआ है, विसूचिका रोग उसको उत्पन्न हुआ, उस दिन उपवास करा दो। उपवास करने से क्या होगा, आम का पाचन हो जाएगा, और ज़्यादा उसको खाना नहीं दे रहे ना, तो उसकी अग्नि जो होगी वो उस आम का ही पाचन करने का काम करेगी। दूसरा, अगर जिसको अपन विरेचन करा देते हैं उसके बाद में हम जो चीज़ें उसको देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उसको देनी है। क्यों, क्योंकि विरेचन उसका पहले से ही हो गया, अपन को अभी नहीं कराना है। पहले हो गया ना, वमन विरेचन दोनों हो रहा था। उस होने के बाद में अपन क्या चीज़ें देते हैं, मैंने बोला कि अपन संसर्जन कर्म करते हैं उसके अंदर, करते हैं कि नहीं। ये संसर्जन कर्म क्यों करते हैं, क्योंकि विरेचन के बाद में, वमन विरेचन के बाद में हमेशा अग्नि मंद हो जाती है। उसको तीव्र करने के लिए हम उसको हल्का लघु अन्न देते हैं, जैसे यवागु दे दिया, विलेपी दे दिया, पेया दे दिया। इन सब में चावल और वाटर का अलग अलग रेशियो रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको खाना देना है। तो यहाँ पे ये संसर्जन कर्म की बात कर रहा है कि विरेचन के बाद में तुम संसर्जन कर्म देते हो ना, बस वही चीज़ इसके अंदर देनी है, विसूचिका के अंदर भी देना है, क्योंकि विरेचन वैसे वैसे से ही हो गया। तो उसमें अग्नि को दग्ध करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए संसर्जन कर्म दो।
तो पहली चीज़ पाशनी में अंतर्दाह, उसके बाद में विरेचन। तो विसुचिका की चिकित्सा देखी थी, क्या है, बस फर्स्ट है पार्शनी में अंतर्दाह कराओ, ठीक है। दूसरा चीज़ जो विरिक्त जो रोगी है उसको जो उपचार देते हैं वैसा उपचार देना है, उसके समान उसका उपचार करना है, ठीक है। तो ये दो इसके हो गए। अब यहाँ पे अजीर्ण की बात करेगा। चौथा क्या है, लास्ट अपना अजीर्ण है। अजीर्ण के जो सिम्टम्स होते हैं, जो कॉज होते हैं, वो तो यहाँ पे बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पे इसकी चिकित्सा के अंदर क्या ध्यान रखना है ये बताया हुआ है कि अजीर्ण जो होता है ना, इसमें तीव्र पीड़ा, अगर शूल हो, बहुत ज़्यादा पेन अगर हो रहा हो, उसके बाद में भी शूलग्न औषध नहीं देनी। कुल मिलाकर के मतलब ये है कि अजीर्ण के अंदर हमें कोई भी ड्रग यूज़ नहीं करनी है, कोई मेडिसिन देनी ही नहीं है अगर किसी को अजीर्ण हो। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि ये रोग है, इसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन तो देनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे। मेडिसिन भी कब काम करेगी, जब अपन बॉडी के अंदर देंगे और उसका पाचन होगा, अग्नि से उसका पाचन होगा, फिर वो ऑब्जॉर्ब होगी, तब कहीं जा के वो काम करेगी। अब अगर इसकी तो अग्नि इतनी मंद है कि ये जो खाना दिया है उसको ही नहीं पचा पा रहा, तो अपनी औषध को तो कैसे पचाएगा। इसलिए अजीर्ण के अंदर हम कोई भी मेडिसिन नहीं देते। इवन हरीत की जो होती है वो अजीर्ण के लिए हितकारी होती है, अजीर्ण को दूर भी करती है, मतलब इंडाइजेशन को दूर करने का नाम सुना है ना आपने, कब्ज कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। लेकिन फिर भी अगर कोई अजीर्ण का रोगी होता है तो उसको सीधी डायरेक्ट हम हरीत की नहीं देते हैं। आचार्य चरक ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मना किया कि अजीर्ण रुक्षभुजा श्रीमद्य विष्कर्षिता, इन सब में हरीत की का सेवन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो बस एक चीज़ याद रखो कि अजीर्ण के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी औषध अपन को नहीं देनी है जब तक कि उसकी अग्नि नॉर्मल नहीं हो जाए, ठीक है। अब आगे देखो, ये कुछ एक कंसेप्ट्स बताएंगे यहाँ पे कि वो नॉर्मल चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कि भोजन के जीर्ण हो जाने पर भी अगर व्यक्ति का उदर स्तब्ध है और गुरु हो तो दोष पाचन के लिए, शेष दोष के पाचन के लिए अग्नि को दीप्त करो, उसके बाद में औषध का प्रयोग करो। तो यही बात है कि अगर पहली बात तो अगर अजीर्ण हो तो उसको औषध देनी ही नहीं है। किसका वेट करना है, जब उसका भोजन जीर्ण हो उसका वेट करना है, तो उसको लंघन करवाओ, उससे उसका भोजन जीर्ण होगा, और जब उसका खाना अपन को लगे कि हाँ डाइजेस्ट हो गया है, उसके बाद में अपन को औषध देनी है। लेकिन फिर भी अगर अपन को लगे कि उसका पेट जो है वो फूला फूला सा लग रहा है, वो कह रहा है मेरा पेट भारी है ना, जो फूल रहा आ रहा है पेट में या भारी है, इसका मतलब क्या है, कुछ दोष जो है वो अभी भी बचे हुए हैं। तो अभी भी अपन को जो है औषध का जो सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से करना है। कौन सी औषध देनी है, कोई भी ऐसी औषध नहीं देनी जो कि गुरु हो या फिर शीतवीर्य हो। हमें कौन सी देनी है, जो कि लघु हो, कम मात्रा में देनी है, और जो उसकी अग्नि को बढ़ा दे, क्योंकि जैसे ही अग्नि बढ़ेगी तो वो जो बचे हुए दोष हैं वो भी वापस उसका पाचन हो जाएगा। और अब फाइनली जो मेन जो उसका ट्रीटमेंट है, अब अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर डिजीज़ होती है उसका, ठीक है। तो क्या है, अजीर्ण के अंदर तो देना ही नहीं है, जीर्ण होने के ऊपर अपन को औषध देना है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि उसका पेट भारी है तो औषध देनी है, वो कौन सी देनी है, जो कि अग्नि को उसके दीप्त करे, ठीक है। फिर बोला औषध स्वरूप कि आमजन विकृतियों की शांति जो है वो अपतर्पण से होती है, और 3 प्रकार के दोष में 3 प्रकार का अपतर्पण करना चाहिए। अपतर्पण इज फॉर्म ऑफ लंघन, ऐसा समझ लो, अभी इसको ऐसा समझ लो। अपतर्पण मतलब, तर्पण का मतलब क्या बोला था, पुष्टि करना ना, किसी चीज़ को बढ़ाना, अच्छी तरीके से हष्ट पुष्ट करना। इसका जो उल्टा होता है, जहाँ पे अपन रोगी को भूखा रखते हैं या फिर उसके डाइट जो होती है वो कम कर देते हैं, तो उसको हम अपतर्पण बोलेंगे, ठीक है। एक बार इसको ऐसे ही समझना, 13-14 चैप्टर के अंदर हम वापस इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है अपतर्पण, क्या होता है लंघन। अपतर्पण का प्रयोग के बारे में क्या बोला कि इन दोषों में यदि दोष अल्प हो तो लंघन पथ्य है। देखो 3 बोला ना कि 3 दोष होते हैं, इसमें 3 तरह का अपतर्पण। 3 दोष मतलब अगर दोष अल्प हो, ठीक है, फिर दोष मध्यम हो, फिर दोष जो होता है वो प्रभूत मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा हो। तो अगर अल्प होते हैं, कम होते हैं, तो आप क्या करो, लंघन करा दो, सिर्फ लंघन करा दो। मतलब मैंने बोला ना, उसका एक मील जो है वो स्किप कर दो, या फिर उसका खाने का जो अमाउंट है उसको आधा कर दो, उसकी डाइट को है आधी कर दो, तो वो लंघन हो गया। किस में करोगे, जब दोष अल्प है। अगर मध्यम होता है तो लंघन और पाचन, देखो इसके अंदर 2 चीज़ें आ गई, LP। एक इसके अंदर सिर्फ एक है, इसके अंदर एक चीज़ और जुड़ गई, लंघन और पाचन, ठीक है। और अगर दोष प्रचुर मात्रा में हो, जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो, तो ये लंघन पाचन से काम नहीं चलेगा। ये लंघन पाचन क्या होती है, ये शमन चिकित्सा होती है, दबाने की। लेकिन दोष तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम उसको बाहर ही निकालते हैं। तो लास्ट में अपन को अगर प्रचुर मात्रा में दोष हो गए तो उसमें हमें शोधन करा देना चाहिए। तो ये शोधन भी क्या है, एक तरीके से अपतर्पण का
टाइप ही है। लंघन क्या है, वो भी अवतर्पण का टाइप है। तो अगर अल्प होता है तो सिर्फ लंघन, मध्यम होता है तो लंघन पाचन, और जब दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हो अगर किसी रोग के अंदर, तो हम उसके अंदर शोधन द्वारा उसकी चिकित्सा करेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ सामान्य चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बताया है कि जो चिकित्सा आप करोगे ना वो 3 तरह की होती है। एक तो होती है हेतु विपरीत, ठीक है, दूसरी होती है व्याधि विपरीत। अब इस चीज़ को समझना, ठीक है। एक होती है हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। हेतु व्याधि विपरीतार्थ, विपरीत नहीं बोल रही हूँ मैं, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, ठीक है। इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है, समझना। हेतु विपरीत, हेतु मतलब क्या होता है, हेतु अपन ने देखा, हेतु मतलब कॉज, कि कोई डिजीज किस वजह से हुई है। जैसे आचार्य चरक ने जब सूत्र 19 के अंदर बताया कि ज्वर जो होता है वो 2 कारणों से होता है, या तो शीत समुद्भव होता है या फिर उष्ण समुद्भव होता है। या तो ठंडी चीज़ें खाने की वजह से ज्वर होगा, या फिर बहुत ज़्यादा हीट, उष्ण चीज़ें खाई, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर शरीर के अंदर हो गई तो उस वजह से ज्वर होगा, ठीक है। तो ये इसके 2 हेतु हो गए। अब मैं बोलूँ मुझे चिकित्सा करनी है और वो इस सिद्धांत से करनी, ये 3 सिद्धांत है चिकित्सा के, हेतु विपरीत चिकित्सा। तो मुझे जो अगर मान लो कोई गर्म गर्म चीज़ खाने की वजह से या फिर उष्ण आहार विहार के सेवन से मुझे ज्वर हुआ है, तो उसकी चिकित्सा जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, वो जो उसका हेतु था, जो उष्ण आहार विहार जो उसका हेतु था, हम उसको कम करेंगे। मतलब उसको शीतल आहार विहार दे देंगे, उसको शीतल जो औषध है जो प्रकृति में शीत होती है वो दे देंगे, तो उससे उसका ज्वर शांत हो जाए। अगर उससे उसका ज्वर शांत होता है तो हम उसको हेतु विपरीत चिकित्सा बोलते हैं। हेतु विपरीत का क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ का, किसी डिजीज़ का जो कॉज है उस कॉज को ख़त्म कर दो, उस कॉज की उल्टी चिकित्सा करो, हेतु के विपरीत चिकित्सा करो, तो वो हेतु विपरीत चिकित्सा हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल वही तुम, ये उष्ण समुद्भव कोई डिजीज है तो उसमें शीत समुद्भव चिकित्सा कर दो, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक होती है व्याधि विपरीत चिकित्सा। मतलब जो डिजीज़ है पहले उसको कंट्रोल में करो। कभी ऐसा होता है कि जो फीवर है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ये तो है नॉर्मल फीवर है तो अपन उसके रूट कॉज पे जाएंगे। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन आती है कि बहुत ज़्यादा है फीवर, तो हम क्या करते हैं इसमें सिम्टोमेटिक चिकित्सा करते हैं ना, ठंडी पट्टी रख देते हैं, उससे तुरंत जो है वो फीवर कम हो जाता है। लेकिन वो फीवर आया किस वजह से, किस कैसे दोष उसके अंदर प्रकोपित हुए थे, किस वजह से ऐसा हुआ, उसकी तो कोई चिकित्सा नहीं हुई ना, ये क्या था, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो व्याधि विपरीत चिकित्सा क्या है, इसको तुम लिख सकते हो कि ये एक तरीके का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे ज्वर के अंदर षडंग पानी का उपयोग, ज्वर के अंदर ठंडी पट्टी रख देना। क्लासिकल एग्जाम्पल अगर देखो तो प्रमेह में हरिद्रा का इस्तेमाल करो। जो मोटापा जो होता है, अति स्थूलता होती है, उसके अंदर जौ का इस्तेमाल करो, तो वो क्या है, ये व्याधि विपरीत चिकित्सा हो गई। इसमें से 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेना। अब एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा। ऐसी चिकित्सा, ये तो हमें साफ दिख रहा था कि अगर गर्म से उत्पन्न हुआ तो ठंडा खिला दो तो हाँ बिल्कुल ट्रीटमेंट हो जाएगा। व्याधि में कि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म गर्म लग रहा है तो चलो ठंडी पट्टी रख दो, तो ये इसमें इसको रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट जो होता है वो ऐसा होता है जो सामने दिख रहा है कि ये रोगी की जो रोग है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, ये हेतु को भी बढ़ाएगा, ये व्याधि को भी बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी उस चिकित्सा अपन वो करते हैं और उससे फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल देखो, मदात्य, अल्कोहलिज्म, जिसको बहुत ज़्यादा उसने मद्य पिया, ठीक है, हेतु क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उसने मद्य पिया, उससे उसको हाई जो अल्कोहलिज्म वाली कंडीशन आई, मतलब उसको जस्ट आगे जो अल्कोहल की 3 स्टेजेस होती है, उसकी जो लास्ट वाली स्टेज है, ऐसे वाले सिम्टम्स आने लगे, वो डिजीनेस फील कर रहा है, वो इनकोऑर्डिनेशन की स्टेज आ गई है, हैंगओवर उसको हो गया है, ऐसी कंडीशन आई हुई है। लेकिन उसमें भी एक चिकित्सा है जिसमें हम उसको वापस मद्य ही पिलाते हैं। मतलब मदात्य में मद्य का पान, अगर किसी को अतिसार हो रहा है, अतिसार मतलब डायरिया हो रहा है, उसमें भी कभी कभी हम विरेचन करवाते हैं। तो ये जो चीज़ है जो सामने दिख रही है कि ये बिल्कुल उल्टी है, लेकिन वो काम बिल्कुल ढंग का करती है। वो क्या, अगर अतिसार में विरेचन कराने से वो जो दोष होता है, विरेचन हम क्यों कराते हैं, जो दोष होता है ना उसको निकालने के लिए। तो कभी कभी बॉडी के अंदर दोष इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपन को उसको निकालना, विरेचन से तो निकल रहा है, लेकिन अगर रोगी का बल अच्छी तरीके से है तो हम उसको कहते हैं नहीं और तू और जा, उसको और मोशन इंड्यूस करवाते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो अभी अक्यूमुलेटेड दोष है वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो वहाँ पे ये विरेचन जो है वो चिकित्सा की तरह काम करता है, ठीक है। ऐसे ही मदात्य के अंदर जो मद्य का पान करते हैं वो नहीं कि किसी ने अगर ये मद्य पी है तो उसके लिए काउंटर चीज़ यूज़ में लेते हैं। जैसे मेथनॉल, तुमने मॉडर्न में भी देखा होगा, अगर मिथेनॉल कोई पी लेता है, अगर उसको पॉइजनिंग हो जाती है, अल्कोहल पॉइजनिंग सुना होगा ना, वो अगर हो जाती है तो उसमें अपन क्या देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इथेनॉल देते हैं। तो बिल्कुल यही सिद्धांत यहाँ पे काम करता है कि मद्य की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई ना, तो हम उसको उसकी उलट क्वालिटी वाली मद्य दे देते हैं, तो उससे उसके जो इफेक्ट होते हैं वो शांत हो जाते हैं।
ये सिम्टम इसमें काम करता है कि ऐसी चिकित्सा जो दिखे तो हेतु और व्याधि के विपरीत, लेकिन काम जो है वो उल्टा करे, मतलब काम जो है वो उसको रोग को ठीक करने का करे। ऐसा लगेगा कि रोग को और बढ़ा देगा, लेकिन वो रोग को ठीक करेगा। तो ये दो इसके अंदर एग्जाम्पल है। अतिसार के अंदर विरेचन का प्रयोग, मदात्य के अंदर मद्य का प्रयोग। तो ये तीन जो है, ये तीन फॉर्म ऑफ चिकित्सा यहाँ पे बताई है। अब आगे अजीर्ण वाला टॉपिक आएगा, वो अपन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी यहाँ तक इसको रखते हैं। ओके, गुड बाय।